नर्सरी में बच्चों को सिखाया जाता है हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड अ ग्रेट फॉल, ऑल द किंग्स हॉर्सेस, ऑल द किंग्स मेन कुडंट पुट हम्टी टुगेदर अगेन। सालों बाद दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट को देखकर उसी हम्टी डम्टी की याद आ गई कि कैसे इतने हाइप और आशाओं के साथ एआई समिट का आयोजन किया गया था। ग्लोबल साउथ में एआई का इतना बड़ा समिट सबसे पहली बार भारत देश में हो रहा था, लेकिन फिर एआई का हम्टी डम्टी पहले दिन ही ऐसा गिरा कि सारी कोशिशों के बावजूद उसे ठीक नहीं किया जा सका। पहले दिन की सिक्योरिटी नाकाबंदी और प्रधानमंत्री का फोटोशूट, दूसरे दिन गलगोटियास की कटिंग एज रोबो डॉग और थर्मोकोल ड्रोन ने सुर्खियां बटोरी, तीसरे दिन एआई समिट के डेलीगेट्स को सड़कों पर चलवाया गया, मानो आयोजकों ने ठान ली थी कि देश का नाक कटा के ही चैन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अच्छे काम नहीं हुए। एआई में नए निवेश, गूगल से लेकर रिलायंस तक, सरबम जैसे कंपनीज ने देश में अपने फाउंडेशनल एआई मॉडल्स अब वो बना रहे हैं। नए एआई का इस्तेमाल किचन से लेकर अस्पताल तक। लेकिन इस समिट ने एक चेतावनी की घंटी भी बजा दी हमारे लिए। अब सरकार को सुनाई दी या नहीं पता नहीं, लेकिन ट्रंप के व्हाइट हाउस के एआई एडवाइजर श्रीराम कृष्णन ने साफ साफ कह दिया कि अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके फाउंडेशनल मॉडल्स ही इस्तेमाल करे। पहले इंडस्ट्रियल और मिलिट्री, और अब लगता है टेक एंड एआई में भी हमें गुलामी करनी पड़ेगी। क्या सच में एआई रेस में हम चाइना और अमेरिका के रहमो करम पर फिर जिएंगे, या अपनी रिसर्च, इंजीनियरिंग, अपनी मैन पावर स्किल्स का इस्तेमाल करके अपने आप को एक एआई पावर बनाने में हम कामयाब होंगे? कम से कम सरकार को इस बात का आभास हो चुका है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। लेकिन एआई समिट में हुए फ्रॉड, उसमें हुए कलेश, उसमें हुए ढकोसलेबाजी को देखकर तो हमें यह समझ में आता है कि जो हमारी सोच है ना, हमारी थिंकिंग है, वो बहुत छोटी है, बहुत पॉलिटिकल है, टेक्निकल होने की जरूरत है अगर हमें आगे बढ़ना है। तो उस सोच को अगर हमें बदलना है तो हमें जिज्ञासा बढ़ाना पड़ेगा, चाटुकारिता को कम करना पड़ेगा, तो बहुत सारे नए आविष्कार, बहुत नई उपलब्धियां हाथ लगेंगी। अगर नहीं बदले तो ठीक है, जुमलों और फेक हेडलाइंस में आप खुश रहो और हम फिर से एआई गुलाम बन जाएंगे। समझाता हूं कैसे आज के एपिसोड में। एआई समिट के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी का अचानक मन हुआ कि आओ आज फीता काटा जाए, तो पहुंच गए भारत मंडपम, और पूरे एआई समिट की जो व्यवस्था थी वो तहस नहस हो जाती, क्योंकि प्लानिंग थी नहीं। लोगों को अपने स्टॉल से ही बाहर कर दिया गया। डेलीगेट्स ने भी खूब खरी कोटी सुनाई। चलो भाई, कैमरा वॉक हो गया, दिल को तसल्ली मिल गई। प्रधानमंत्री को अश्वनी वैष्णव ने सॉरी तक बोल दिया जो असुविधा हुई उसके वजह से, और कहा कि डे 2 से सब चंगासी होगा। लेकिन डे 2 में नया बखेड़ा खड़ा हो गया जब गलगोटिया यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर ऑफ कम्युनिकेशन नेहा सिंह ने एक चाइनीज कमर्शियल रोबो डॉग को डेवलप्ड एट गलगोटियाज बोल दिया, वो भी नेशनल टीवी पे। Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. अच्छा चलो, हो सकता है टंग ऑफ स्लिप हो गया हो, मिस्टेक से गलती हो गया हो, लेकिन ये क्या, 1 मिनट के अंदर अंदर इस सॉकर ड्रोन को भी गलगोटियाज में बनाया बोल दिया। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है, और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। दरअसल ये ड्रोन भी कमर्शियली अवेलेबल स्ट्राइकर ड्रोन है जिसे गलगोटिया ने अपना बना दिया। इस सब ढकोसले के बीच में स्टूडेंट्स तो चुप रहे, लेकिन बात सोशल मीडिया में आते ही कोहराम मच गया। अपने आप को एआई में सीरियसली इन्वेस्टेड बोलने वाली, 350 करोड़ रुपए एआई में लगाने वाली गलगोटियाज चाइनीज सामान डिस्प्ले कर रहे थे अपने स्टॉल में। खूब छीछा लेदर हुई। इंटरनेशनल प्रेस ने भी ये सारे मामले को कवर किया। पहले तो गलगोटियाज और सरकार ने इसे अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश की, जैसा कि होता है, अरे डटे रहो, पीछे मत हटना, लोग अपने आप चुप हो जाएंगे। नेहा सिंह अगले दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस का सामना करती है, कहती हैं कि अरे उन्हें ठीक से समझा ही नहीं गया। मैं जो कहना चाहती हूँ शायद मैं बहुत अच्छे से कह नहीं पाई, समय के अभाव के कारण या आसपास के बज और शोर के कारण, और आप जो समझना चाहते हैं शायद आपने उसमें पूरा धैर्य नहीं दिया। सर, योर 6 कैन बी माई 9। अरे नेहा जी, इस 6 और 9 के बीच में गलगोटियास का जो नाम है उसका तो 69 हो गया ना। फिर लगा कि उनके ऊपर भी थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है और वो अपना स्टैंड धीरे धीरे नरम करने लगी। पहले मैं अपनी अकाउंटेबिलिटी लूंगी कि शायद मैंने बहुत क्लियरली उसको एक्सप्रेस नहीं किया, बिकॉज इट वॉज ऑल डन विद अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड विद लॉट ऑफ एंथुसियाज्म and very quick in a jiffy. So I may not have come across very eloquent, which is a rare case. कहां से आता है इतना कॉन्फिडेंस नेहा जी, हमें भी बताइए कहां से आता है? आप तो कम्युनिकेशंस प्रोफेसर हो, तो आपको कैसे मालूम नहीं था ये सारे जो बेसिक डिटेल्स हैं आप गलत बता रहे हो ऑन कैमरा, या फिर
आप एक्चुअली काम बहुत अच्छा कर रहे थे, आपको स्क्रिप्ट दिया गया था, आपने स्क्रिप्ट को फॉलो किया। जब यह पूरा मामला बैकफायर किया तो गलगोटिया आप पर ही इल्जाम लगाने लगी। जब सोशल मीडिया का उफान कम नहीं हुआ तो गलगोटियाज ने मोदी जी का कार्ड खेलने की कोशिश की। कहा कि अरे गलगोटिया पर आप सवाल कैसे उठा सकते हो, हमारा जो विजन है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन से मैच करता है। हमारी यूनिवर्सिटी प्राइम मिनिस्टर के विजन और मिशन के साथ अलाइनमेंट में है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ही हम काम कर रहे हैं। अरे मैम, दिक्कत तो यही है कि कुछ ज्यादा ही विजन मैच कर गया है। नहीं तो सोशल मीडिया पर यह खबर देखिए वायरल हो रही है कि कैसे प्रधानमंत्री पर एग्जीबिशन लगा डाला आपने अपने यूनिवर्सिटी में। इतनी श्रद्धा कैसे हो सकती है? और शायद इसी विजन मैचिंग के चलते गलगोटियाज ने ऑप्टिक्स पर ज्यादा ध्यान दिया, सब्सटेंस पर नहीं तो चाइनीज हार्डवेयर छोड़ो, कोई भी कॉलेज किसी भी एआई समिट में थर्माकोल का एरोप्लेन कैसे ले आ सकती है जिसमें रबर बैंड लगा हो? अच्छा चलो, कम से कम ये इंडियन तो था। लेकिन आप सोचिए, हम क्या ऐसे आगे बढ़ पाएंगे एआई रेस पर? ये सारी चीजें करके, क्लास 4 साइंस एक्सपेरिमेंट दिखाकर इस एरोप्लेन का खूब मजाक उड़ता है। उसके बाद पूरे मीडिया के सामने लोग इस एरोप्लेन को लेकर फिर पूरे स्टॉल में दौड़ते भागते फिर रहे हैं। और उसके बाद भी गलगोटिया के पुराने कारनामे और भी सामने आने लगे। जैसे इस यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च स्कॉलर ने एक पेपर पब्लिश कराने की कोशिश की थी जिसका टाइटल था कोरोना वायरस किल्ड बाय साउंड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय थाली और घंटी, अ पोटेंशियल हाइपोथेसिस। जो चीज पॉलिटिकल ड्रामा था उसको एक साइंटिफिक पेपर करने की कोशिश हुई थी इसी यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर द्वारा। जब बवाल थमने का नाम नहीं ले रही थी, सरकार ने फिर डैमेज कंट्रोल करने का एक फैसला लिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी पवेलियन की बत्ती ही काट डाली और पवेलियन के आसपास बैरिकेडिंग भी कर दी। अब आप चुपचाप भी वहां से लोगों को खाली करवा सकते थे, अगले दिन एंट्री बैन करवा सकते थे, लेकिन आपने पूरी दुनिया के सामने यह तमाशा करना जरूरी समझा। चलो, कम से कम बुलडोजर तो नहीं चला दिया स्टॉल के ऊपर। गलगोटिया स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा बुरा जरूर लगा, लेकिन फिर याद आया कैसे सालों से इसी यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स का इस्तेमाल किया है अपना एजेंडा चमकाने के लिए। स्टूडेंट्स ने तब तो कुछ नहीं बोला, आज उनकी क्रेडिबिलिटी पर बात आ गई है, उन्हें शर्म आ रही है अपने यूनिवर्सिटी का नाम लेने के लिए। यहां तक कि गलगोटिया के कुछ वेरी फेमस अलुमनाई जो हैं, उन्होंने अपने आप को डिसोसिएट करना शुरू कर दिया है कॉलेज से। अब आम तौर पर दुनिया भर में अगर आप देखो तो स्टूडेंट्स अक्सर सरकारी नियम, सरकारी कानून, सरकारी पॉलिसी के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। हमारे देश में ऐसे स्टूडेंट्स को खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल कहा जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसे प्रोटेस्ट काफी कॉमन होते हैं। आप चौंक जाओगे, लेकिन ऐसा होता है डेमोक्रेसीज में। लेकिन गलगोटियाज ने नया कीर्तिमान स्थापित किया था हमारे देश में जब उनके छात्रों ने विपक्षी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर दिया। उनका जोश, उनका तेज, उनका नॉलेज देखकर इस प्रोटेस्ट का नाम अर्बन मैक्सवेल प्रोटेस्ट रखा गया। इतिहास की किताबों में भी इस प्रोटेस्ट का जिक्र जरूर होगा। वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन आप नारे लगा रहे हैं, और वो क्या है? जैसे वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। सर आगे बात कर सर, अभी जो रिसेंट कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया है, ये उससे रिलेटेड सारा हम अपोज कर रहे हैं। क्या है मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में अभी प्रॉपर तो हमें जानकारी नहीं है, अभी साथ साथ में थोड़ा। कहाँ से आए आप? हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी ग्रेटर गलगोटिया से आए हैं। पहले लगे आपके वोट, फिर लीजिए आपका मंगलसूत्र और वोट। अच्छा, ये प्रोटेस्ट किस लिए है? सब बीजेपी को थोड़ा कैसे हो सके। नो प्लेस फॉर अर्बन, पूरा पढ़ के बताइए क्या लिखा है। नो प्लेस फॉर अर्बन मैक्सवेल इन विकसित भारत। अच्छा, क्या मतलब हुआ? सर पता नहीं। ये अर्बन मैक्सवेल प्रोटेस्ट हुआ तो 1 साल पहले था, तो अब बात क्यों कर रहा हूं इसके बारे में? बात इसलिए हो रही है कि आपको यह समझना होगा कि एआई समिट में गलगोटियास का जो कांड हुआ वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो कोई स्लिप नहीं था। वो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को आज इस तरीके से बनाया ही गया है कि जो सरकार की खातिरदारी करता है उसे सरकार का पूरा सपोर्ट और पूरा स्पॉटलाइट मिलता है। जहां से सरकार के खिलाफ या तो सवाल या तो क्रिटिसिज्म आएगा, वहां सरकार बहुत ब्रूटल तरीके से क्लैंप डाउन करेगी, बदला लेगी। इसीलिए आप देखोगे जेएनयू जैसे पब्लिक और अशोका जैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, बहुत मानी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स हो या स्टूडेंट्स हो, उनके खिलाफ सरकारी एक्शन, पुलिस एफआईआर्स होती रहती हैं। और गलगोटिया जैसे इंस्टीट्यूशंस को फुल एक्सेस मिल जाता है एआई समिट में। कैसे मिल जाता है? क्या किसी ने इनकी स्क्रीनिंग नहीं की थी? क्या किसी ने इनके थर्माकोल के मॉडल को पहले देखा नहीं था? या भक्ति ही काफी थी कि इनको बिना कुछ देखे सूखे एंट्री मिल गई इस प्रेस्टिजियस समिट में? आज कोई भी यूनिवर्सिटी आप उठा लो, मैं सिर्फ गलगोटियास की बात यहां नहीं कर रहा हूं, इट विल नॉट बी फेयर।
सारे यूनिवर्सिटीज की हालत यही है। सारे के टॉप अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल होते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स को चुप करा दिया गया है, ग्लोरीफाइड स्कूल बना दिया गया है। आज जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं इस यूनिवर्सिटी में, चाहे वीसी हो या चाहे प्रोफेसर हो, क्वालिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी से ज्यादा पॉलिटिकल एफिलिएशन मैटर करता है। इसीलिए हायर एजुकेशन का स्तर आज इतना खराब हो गया है। आईआईएम और आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूशन में भी एजुकेशनल क्राइसिस हमें दिख रहा है। प्रोफेसर नेहा सिंह इसी सोच का एक नतीजा है, और नेहा सिंह की तरह आपको तमाम ढेर प्रोफेसर मिल जाएंगे आज हमारे देश में, जो कोई भी चीज को जोर जोर 10 बार बोल देंगे, झूठ को भी 10 बार बोल देंगे, वो सच हो जाएगा क्योंकि सरकार का साथ है उनके पास। लेकिन जब आप सच को, जब आप सही सोच को, जब आप ट्रुथ को इस तरीके से दबाओगे, इस तरीके से ट्विस्ट करोगे, झूठ को सच बना दोगे, और सरकार एजुकेशन पर पैसा और फोकस नहीं लगाएगी, तो नतीजा आपको हर बार ऐसा ही गलगोटियां मिलेगा। जुमलेबाजी और चाइना का सामान को अपना बताना। अब चाइना की तरह पैसा तो हम एजुकेशन में इतना लगा नहीं सकते हैं। अगर हम थोड़ा फोकस ही लगा देते, अपना ध्यान लगा देते, तो कुछ हम सच्ची में कर पाते। नतीजा आज यह हुआ कि अश्वनी वैष्णव तक को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा जिसमें गलगोटिया के चाइनीज रोबो डॉग को दिखाया गया था। और इसी से उठा है सबसे बड़ा सवाल जो हमने अपने पिछले एपिसोड में भी पूछा था, आज मैं फिर भी पूछ रहा हूं। क्या ठोस रोडमैप है भारत के पास एआई के लिए? किस तरीके की फंडिंग, किस तरीके का मैन पावर, किस तरीके की स्ट्रैटेजी हम आज इंप्लीमेंट कर रहे हैं जिससे कल हमें अमेरिका पर डिपेंडेंट ना होना पड़े एआई के लिए? क्योंकि बाहर से ना सीईओज आएंगे, बड़े बड़े आप मीटिंग कर लो, बड़े बड़े आप फोटो खिंचवा लो, वो अपने बड़े बड़े डेटा सेंटर लगा देंगे, गीगावाट स्केल नाम बड़े बड़े ऐसे छोड़ देंगे, अपने फाउंडेशनल मॉडल्स यहां इंस्टॉल कर देंगे हमारे मशीन्स पर, हमारे सिस्टम्स पर, और बाहर चले जाएंगे। लेकिन क्या भारत दुनिया भर में आत्मनिर्भर बन पाएगा? एआई सॉवरेनिटी अपनी रख पाएगा, या यहां भी हम पूरा अमेरिका या चाइना या किसी और देश पर डिपेंडेंट होंगे? यह सबसे क्रिटिकल सवाल है इस एआई समिट में। मिलिए श्रीराम कृष्णन से, सीनियर व्हाइट हाउस पॉलिसी एडवाइजर ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है भाई साहब। अमेरिका का एआई वर्चस्व दुनिया भर में कैसे स्थापित करना हो, यह डोनाल्ड ट्रंप को यही सलाह देते हैं, यही बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इन्हें बहुत प्रेज कर चुके हैं एआई के मामले में। वैसे श्रीराम जन्मे पले बड़े इंडिया में हुए, एजुकेशन भी इंडिया में हुआ, लेकिन 2 दशक पहले वो यूएसए चले गए, खूब नाम कमाया और अमेरिकन सिटीजन भी वो बन गए। आज भाई साहब भारत वापस आते हैं, एआई समिट में आते हैं, एआई सॉवरेनिटी के पैनल पर बैठकर उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात हमें बताई, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि अमेरिका की जो दादागिरी है, अमेरिका की ये जो वर्चस्वता एस्टैब्लिश करने का जो ट्रेंड है, वो खत्म नहीं होने वाला है, एआई युग में और बढ़ने वाला है। Indian companies will need to bring in local language support. It needs to bring in local culture. But at the end of the day, we want the American AI stack to be the bedrock that everyone builds on. अब ये बात इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, ये समझना बहुत जरूरी है। आज के डेट पर भी हम अमेरिकन स्टैक पर ही निर्भर करते हैं। एआई को हटा दीजिए, आप एक्स ले लीजिए, जीमेल ले लीजिए, गूगल, यूट्यूब, सारी के सारी अमेरिकन कंपनीज हैं और हम उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें आजादी है कि हम अपना स्टैक भी बनाने की कोशिश करें, चाहे चैट हो, जीमेल हो, ईमेल हो, अपना बनाने की कोशिश कर, हमने कोशिश की भी है। लेकिन फैक्ट तो यह है कि ये प्रोडक्ट्स बेहतर हैं, इसीलिए दुनिया भर में इसका इस्तेमाल होता है। किसी सरकार ने या अमेरिका ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे सर पर बंदूक तो नहीं रखा है कि देशभक्त नहीं, तुम्हें यूट्यूब पर ही काम करना है, हम कहीं भी काम कर सकते हैं। लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ हो कि एआई समिट में आके एक व्हाइट हाउस ऑफिशियल ने हमें स्पेसिफिकली यह बात बताई कि अमेरिका चाहता है, अमेरिका वांट्स कि भारत एआई में जो फाउंडेशनल मॉडल्स, माने जो बेस है एआई का, जो इस्तेमाल करे, वो अमेरिकन एआई स्टैक पर हो। हां, उसके ऊपर आप अपनी छोटी मोटी मॉडिफिकेशन कर लीजिए, लैंग्वेज ऐड कर लीजिए, कल्चर ऐड कर लीजिए, लेकिन फाउंडेशन जो होगा वो अमेरिकन होगा। अब उन्होंने यह नहीं बताया कि नहीं तो क्या होगा, वो इंप्लिसिट है। हो सकता है नहीं तो टैरिफ, नहीं तो सैंक्शंस लग जाएंगे, पहले भी किया है तेल के मामले में, हो सकता है कल एआई के मामले में भी ऐसा कुछ कर दे। तो अमेरिका यह चीज कल कर सकता है, इसीलिए एआई सॉवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। माने भारत का अपना एआई बेस फाउंडेशनल मॉडल जो अमेरिका या चीन कंट्रोल नहीं करता है। ठीक जैसे आज के डेट पर भी अगर हम चाहते तो ऐसा ही है कि हम
ऐसा कोई वेपन खरीदे, ऐसा कोई हथियार खरीदे जिसका सोर्स कोड या जिसका मेंटेनेंस कोई देश आराम से रोक न ले, हमें अपाहिज ना बना दे। इसीलिए सर्वम जैसे कंपनीज की फाउंडेशनल मॉडल्स के बारे में बहुत चर्चा हुई इस एआई समिट में। सर्वम ने अपने फ्लैगशिप फाउंडेशनल मॉडल्स की अब घोषणा की है, सर्वम 30B, सर्वम 105B, जिसमें 30 बिलियन और 105 बिलियन पैरामीटर्स रन करते हैं। सर्वम की खास बात यह है कि 22 इंडियन लैंग्वेजेस को यह सपोर्ट करता है, फ्रॉम स्क्रैच, बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच प्लस इंग्लिश। तो इससे आप रीजनिंग, कोडिंग, मैथ्स, लॉन्ग कॉन्टेक्स्ट टास्क, इंडियन कॉन्टेक्स्ट हैंडल करने में काफी बेनिफिशियल रहेगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये ग्लासेस लीजिए, सर्वम पावर्ड है, जिसके पहनकर किसी भी इंडियन लैंग्वेज में कोई बात कर रहा है, फुल एक्यूरेसी के साथ उसे किसी और इंडियन भाषा में रियल टाइम में ट्रांसलेट किया जा सकता है। अभी यह मॉडल पब्लिक टेस्टिंग के लिए रिलीज होने वाली है, सो विशिंग देम ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन यह सोचना भी गलत होगा कि 2 या 4 इंडियन कंपनीज आकर पूरी परिभाषा ही बदल देंगे, हमें एआई सुपर पावर बना देंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें इतना अटेंशन, फोकस और इन्वेस्टमेंट लगता है। जो अमेरिकन सरकार कर रही है, चाइना की सरकार भी कर रही है, हमारी सरकार अभी बस उठी है इस पॉइंट पर, और जो अभी एलोकेशन हुआ है एआई पर वो बहुत कम है। लाडली बहना स्कीम पर ज्यादा फोकस है, एआई पर अभी फोकस कम है। तो सबसे पहले तो सरकार को ये एडमिट करना पड़ेगा कि एआई की जो बस है वो छूट चुकी है। इसीलिए दूसरे देश के एडवाइजर्स आकर हमें बोल रहे हैं कि अमेरिका का मॉडल इस्तेमाल करो, क्योंकि हमने अपना मॉडल क्रिएट नहीं किया है। चाइना के मॉडल के बारे में, अमेरिका के मॉडल के बारे में पूरी दुनिया अभी बात कर रही है। और प्राइवेट सेक्टर ने भी यहां फेल किया है। प्राइवेट सेक्टर को यहां छूट नहीं मिलती है। याद है ना पूरा केस विशाल सिक्का का, जहां इंफोसिस 10 साल पहले ही ओपन एआई में इन्वेस्टमेंट करने वाली थी, डोनेशन देने वाली थी, एआई के फील्ड में काम करने वाली थी, लेकिन कल्चरल क्रैश के चलते सिक्का जी ने रिजाइन कर दिया इंफोसिस से। इंफोसिस सस्ता अपना प्रोडक्शन करती रही और आज अपने आप को फंसा हुआ पा रही है, क्योंकि रेस में बहुत पीछे छोड़ गई है। सरकार ने अब बाजी मारी है, एआई समिट में काफी इंटरेस्ट दिखाया है, लेकिन एक वेन्यू पर जाकर फोटो ऑप करके आप एआई रेस नहीं जीत सकते हो। ये देखिए ना, ये लग रहा है पॉलिटिकल रैली चल रही है, सबका हाथ इस तरीके से उठाया जा रहा है, और पता नहीं ऐसा क्या हो गया, सैम ऑल्टमैन ने ऐसा क्या सूंघ लिया, लेकिन बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहे हैं, और होना भी चाहिए अनकंफर्टेबल, बिकॉज इस तरीके से आप टेक सीईओज के साथ बिहेव नहीं करते हो जिस तरीके से यहां बर्ताव किया गया है। लेकिन एक बात तो है, इस समिट से एक चीज हुई है, कॉन्वर्सेशन बदला है। अब सवाल यह है 2 दिन के लिए या 2 साल के लिए बदला है, लेकिन 2 दिन के लिए सही यह कॉन्वर्सेशन बदला है। एआई के बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसे 2 दिन बाद भूल नहीं जाना है। हम बात करते हैं 2000 साल पहले हमारे देश ने क्या किया, फलां किया, ऐसा किया, वैसा किया, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं फिर पूछना कि 2000 साल पहले तो पूरी दुनिया आती थी हमारे पास पढ़ने के लिए, तो 2000 साल बाद अब हमारे पास दुनिया क्यों नहीं आ रही है, हम पलायन क्यों कर रहे हैं पूरी दुनिया की तरफ। इसको चेंज करना होगा। तो मैं मानता हूं अगर एआई समिट में थोड़ी बैड पब्लिसिटी भी हुई ना, अच्छी बात है, कम से कम हमें यह तो समझ में आए कि हम विश्वगुरु नहीं हैं, हम अभी बहुत पीछे हैं। समिट ऑर्गेनाइज करने में नहीं, एआई के रेस में भी बहुत पीछे हैं। और ये जो जुगाड़ का सिस्टम चलाकर रखा है ना, थर्मोकोल का एयरक्राफ्ट हम जो उड़ा रहे हैं, ये सिस्टमैटिक है। हम बहुत ज्यादा गलगोटिया को ब्लेम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे कोई कॉलेज आती तो पूरी फाड़ के चले जाती पूरे सिस्टम को। और इसमें सबसे जो लास्ट पॉइंट मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये एक जो सिस्टमैटिक चीज हमें बदलनी होगी। ये जो हम गेम करते रहते हैं ना ऑप्टिक्स के लिए, कि हमने यहां गेम कर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग में ऊपर आ गए, यहां रैंकिंग पर ऊपर आ गए, अभी लेटेस्ट एक और आया 38th प्लेस पर हम आ गए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII में 2025 में 38th रैंक पर आ गए, वेरी गुड। लेकिन उसी समय हम 86th पायदान पर पहुंच गए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कोलैबोरेशन बिटवीन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड इंडस्ट्री, ये सबसे लोएस्ट रैंकिंग था। तो एक तरफ रियल इंप्लीकेशन में हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन इनोवेशन में हम सबसे ऊपर जा रहे हैं। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम सिस्टम को गेम कर रहे हैं। 42% जो पेटेंट फाइलिंग्स होती हैं हमारी यूनिवर्सिटीज से आ रही हैं। उस पेटेंट फाइलिंग का क्या होता है, क्या अंजाम निकलता है, क्या टेक्नोलॉजी बनती है, वो पता नहीं, लेकिन GII में हम इंप्रूव कर जाते हैं हमारी रैंकिंग्स, तो हम सिस्टम को गेम कर रहे हैं। सच तो यही है ना कि R&D में हम कितना लगा रहे हैं, 0.65% ऑफ GDP लगा रहे हैं। हमारे 50,000 कॉलेजेस हैं, 1,300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, वो 500 टॉप यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं आ पा रहे हैं, हम इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? ये सारे सवाल अगर हम पूछेंगे कि एआई के रेस में आज हम कहां हैं, तब हम गलगोटिया से आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ठीक है, हम घूमते रहेंगे,
जैसे कि बहुत सारे लोग घूमते रहे, जिस तरीके से वीआईपी कल्चर के चलते लोगों को घुमाया गया है, उससे लोग खासा नाराज हैं, उससे बिल्डर्स खासा नाराज है। तो एक चीज जो हमें करनी पड़ेगी कि सरकार को पीछे हटना पड़ेगा। ये जो ढकोसलेबाजी और शोशाबाजी है, इससे पीछे हटना पड़ेगा। बैकग्राउंड में रहकर जो बिल्डर्स हैं उन्हें आगे करके काम करना पड़ेगा। कम से कम सरकार ये बात तो मान रही है कि एआई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखना पड़ेगा कि कितना ज्यादा सस्टेन्ड फोकस रहेगा एआई के मामले में, या कल हम फिर से अस वर्सेस देम में वापस आ जाएंगे। फिर ठीक है, यही करते रहेंगे।